गुड मॉर्निंग गाइज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ना, सांख्यिकी पार्ट 1 और सांख्यिकी पार्ट 2 आप जाकर पहले देख लीजिएगा, है ना। और ये आपका सांख्यिकी पार्ट 3 है ना, सांख्यिकी पार्ट 3 है। और जो चैनल है आपका भाई यूपी कैटेड ICAR BHU के नाम से है। ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी पार्ट 3 में ये समझ लीजिए सांख्यिकी का पोस्टमार्टम क्लास रहेगा आपका। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा, पोस्टमार्टम। लेकिन इसके पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा, इससे थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं देखेंगे तब भी पोस्टमार्टम में पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। देखिए, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, पॉइंट वाइज। इसमें सांख्यिकीय माध्य की बात होती है। और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, सांख्यिकीय माध्य आपका कई प्रकार का होता है, लेकिन आपको यानी कि एज अ कंपटीशन लेवल में आपको कौन कौन से सांख्यिकीय माध्य पढ़ना है। तो आपको सांख्यिकीय माध्य में एक तो पढ़ना है आपको समांतर माध्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है आपको समांतर माध्य पढ़ना है, ये है। और दूसरा आपको पढ़ना है माध्यिका पढ़ना है, जिसको मीडियन कहते हैं, है ना। माध्यिका पढ़ना है। और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो बहुलक पढ़ना है। वो आपका क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। और जो चौथा पढ़ना है आपको गुणोत्तर माध्य पढ़ना है। चौथा जो पढ़ना है गुणोत्तर माध्य पढ़ना है, ठीक है ना। और जो पांचवा पढ़ना है भाई, वो आपको पढ़ना है हरात्मक माध्य, है ना। हरात्मक माध्य पढ़ना है। अच्छा, ये चीज हुआ सांख्यिकी में। एक पोर्शन सांख्यिकीय माध्य आपको मिलेगा, और जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें आपको पढ़ना रहेगा विक्षेपण पर रहेगा, है ना। दूसरा जो पोर्शन रहेगा, देखिए ये पोर्शन तो थोड़ा इजी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये पोर्शन थोड़ा आपके लिए ये टिपिकल हो जाता है, ध्यान देना। विक्षेपण, है ना। तो विक्षेपण में आपको क्या पढ़ना है ये चीज समझिए। विक्षेपण की जो कई मापें, जिनमें से आपको जो है एक तो पढ़ना है बेटा, एक पढ़ना है परिसर, है ना, जिसको सीमाएं या रेंज कहते हैं, है ना। रा रहेगा, सॉरी भाई, यहाँ रेंज पढ़ना है, ठीक है ना। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपको चतुर्थक विचलन। ध्यान देना, ये वाला ज़्यादा कंफ्यूजन करेगा आपको। चतुर्थक विचलन पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है आपका? चतुर्थक विचलन। जैसे मानक विचलन ये सारी चीजें होंगी, वैसे चतुर्थक विचलन, है ना। अभी मानक विचलन कई सारी चीजें हैं, है ना। इसके बाद आपको इसी में पढ़ना है माध्य विचलन और मानक विचलन, है ना। माध्य विचलन, है ना, और जो है मानक विचलन, फिर इसी माध्य विचलन गुणांक या मानक विचलन गुणांक, है ना। इतनी चीजें आपको जो है कम से कम कंपटीशन के लिए तो इतना टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, है ना। ध्यान देना, क्योंकि ये जो है आपका हर एग्जाम में आपके अभी जो है यूपी कैडेट हुआ, ICAR हुआ, BHU हुआ, या जो है यहाँ तक कि लेखपाल में भी ये सारी चीजें घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, है ना। देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पूछा जाए। आइए एक एक टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे, है ना। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखिए पार्ट 1 में थोड़ा बहुत तो सांख्यिकीय माध्य के बारे में पढ़ लिए हैं, तो इसलिए पार्ट 1 यानी कि पार्ट 3 में से सबसे पहले विक्षेपण मापे देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे, है ना। तो देखिएगा, विक्षेपण मापे में जो आपका पहला जो टॉपिक है वो रेंज है। तो बेटा यहाँ सिंपल सा आपको याद रखना है कि रेंज जो है, रेंज जो होता है यानी कि परिसर जो होता है, आप क्या कहते हो? रेंज क्या है ना। रेंज क्या है? रेंज का मतलब सिंपल सा अधिकतम और न्यूनतम के बीच का। आदमी कहता है ना रेंज कितना है, मतलब बस। तो रेंज में मतलब क्या करना, अधिकतम मान में से, अधिकतम मान को कहते हैं महत्तम, है ना। अधिकतम को ही कहा जाता है महत्तम। तो अधिकतम मान में से आपको क्या माइनस कर देना है? महत्तम मान माइनस कर देना है। अरे सॉरी, हाँ, अधिकतम मान में से आपको क्या माइनस कर देना है? न्यूनतम मान को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। न्यूनतम मान को मतलब दिए गए संख्या में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? परिसर या रेंज निकल जाएगा। सिंपल से, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये डायरेक्ट आपका है ना। यहाँ से देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस हो। दूसरा आता है भाई, यहाँ ध्यान देना क्योंकि दूसरा समझने वाली चीजें हैं। दूसरा आपका आता है चतुर्थक विचलन आता है। सेकंड आपका क्या आता है? चतुर्थक विचलन आता है। अब यहाँ देखते हैं ये चतुर्थक विचलन होता क्या है ना। तो देखिए चतुर्थक विचलन में क्या होता है, यहाँ पर
देखिए यहाँ चतुर्थक विचलन की बात करें ना, जो जो आपका चतुर्थक विचलन होता है ये आपका होता है जैसे कोई श्रेणी दी गई होगी तो यहाँ ऐसे याद रखो, किसी या दी गई श्रेणी का, है ना, किसी श्रेणी के तीसरे, ध्यान दीजिएगा, किसी श्रेणी के तीसरे और, है ना, किसी श्रेणी के तीसरे और पहले, है ना, और पहले, है ना, चतुर्थक, मतलब किसी श्रेणी के तीसरे और पहले चतुर्थक के अंतर, है ना, चतुर्थक के अंतर का आधा होता है ना। अब ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है तो इसको ऐसे याद रख लो कि चतुर्थक विचलन बराबर, चतुर्थक विचलन बराबर, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, है ना, चतुर्थक विचलन बराबर दी गई श्रेणी का तीसरा पद, है ना, दी गई श्रेणी के तीसरे और पहले चतुर्थक के अंतर का आधा, है ना, क्लियर है ना, का आधा होता है, क्लियर। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपका ये तो क्लियर हो गया कि चतुर्थक विचलन का मतलब होता है किसी श्रेणी के तीसरे चतुर्थक और माइनस पहले चतुर्थक का अंतर का जो है आधा होता है। लेकिन अब प्रश्न है ये Q3 ये Q1 ये सब क्या है, तो यहाँ समझिए, देखो जहां ऐसे याद रखो, है ना, जहां ये जो Q1 है आपका, है ना, जहां Q1 होता है लघु चतुर्थक होता है, जहां Q1 क्या होता है, लघु चतुर्थक होता है ना, और लघु चतुर्थक होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान देना, इसका वैल्यू होता है n+1/4, ध्यान से समझना, n+1/4 वें पद होता है, n+1/4 वें पद होता है यदि n पदों की श्रेणी है तो, यदि n पदों की श्रेणी हो तो, यदि n पदों की श्रेणी हो तो, इतना समझ पाए। देखिए Q1 का मतलब होता है लघु चतुर्थक और इसका मतलब होता है n+1/4 वें पद, ध्यान देना, अपान 2 नहीं, n+1/4 वें पद अगर वो n पदों की श्रेणी है तो। लेकिन यहाँ जो Q2 होता है आपका, ये Q2 होता है भाई गुरु चतुर्थक, ये जो Q2 होता है आपका ये होता है गुरु चतुर्थक होता है, और गुरु चतुर्थक इसका जो वैल्यू होता है n+1/4 तो होता ही है, गुरु चतुर्थक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, और सुनो यहाँ Q3 है तो Q3 का मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ Q2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो वें पद का मान, वें पद का मान, है ना। यहाँ भी सेम कंडीशन है, यदि n पदों की श्रेणी है तो, यदि n पदों की श्रेणी है तो ये कंडीशन आपकी होगी, समझ पाए ना। देखो ये चीज आपका हो गया, समझ पाए भैया। अच्छा, जैसे आपने देखा चतुर्थक विचलन होता है किसी श्रेणी के तीसरे चतुर्थक और पहले चतुर्थक के अंतर का आधा, ये क्या आपने चतुर्थक विचलन बराबर Q3 - Q1/2 किया। अब प्रश्न आता है Q1 का मान कैसे निकालेंगे, तो Q का मान होगा n+1/4, अगर n पदों की श्रेणी होगी, अगर यहाँ 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, 3 होगा तो 3 से करना, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना, है ना। ये चीज आपका क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ। अब प्रश्न आता है n+1/4 कहाँ से निकालेंगे, अभी 1 मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी बता दिया जाएगा, है ना। अच्छा इसी समय बता दिया जा रहा है, नहीं रहने दीजिए, इसी समय ध्यान दीजिएगा, अब उसमें टाइम लग जाएगा, लिख कर बताएंगे, इसलिए यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक का मतलब आप ऐसे समझो x है, समझ रहे हो बेटा, प्राप्त ये आपका विद्यार्थियों की संख्या है ना, विद्यार्थियों की संख्या है ना, ये आपका जो है बारंबारता है f है, समझ पा रहे, ये संचयी बारंबारता मतलब CF है आपका, ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चतुर्थक विचलन बताना है, तो आपने देखा चतुर्थक विचलन का फार्मूला क्या होता है Q3 - Q1/2, लेकिन अब ये भी तो प्रश्न है Q3 का तो मान निकालना तो होगा ही है ना। तो आप Q1 का मान कैसे निकालेंगे, n+1/4 से करेंगे। तो देखो n क्या होता है, n होता है कुल पदों की संख्या, ध्यान देना, जहां पर यहाँ पर एक कंडीशन और, जहां n बराबर सिग्मा f, जहां n बराबर क्या होगा बेटा, सिग्मा f या अंतिम संचयी बारंबारता, है ना,
चाहे आप सिग्मा एफ से निकाल लो और चाहे क्या अंतिम संचयी बारंबारता। जैसे सिग्मा एफ का मतलब 1 3 4 हो गया, 4 हुआ है ना, 3 और 5 8 हुआ है ना, 8 7 15 हुआ, 15 4 20 हुआ, 20 3 15 4 19। अरे 1 मिनट, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 4 20 और 20 3 23 हुआ। संचयी बारंबारता में क्या होता है, ऐसे लिखते चलते हैं, संचय कर देते हैं। जैसे 1 3 4 हो गया है ना, फिर 4 और 5 9 हो गया, फिर 9 और 7 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 3 23 हुआ। तो वही चाहे आप इसका पूरा सिग्मा एफ करोगे तो आएगा 23 आएगा, और अंतिम संचयी बारंबारता 23। तो समझ में है, ये 23 में जब एक जोड़ोगे 24, अपान 4 करना है, अपान 4 करना है तो छवें पद। तो छवें पद का मान कैसे निकलेगा, अब ध्यान से समझना। छवें पद का मान, इसका मतलब 1 से 4 तक जो वैल्यू है वो 20 है। जी सर। 1 से 4 तक जो क्या है 20 है, 4 से लेकर जो है 9 तक है ना, वो नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक तक मतलब 0 और 1 का क्या है 20 है, ऐसे रहेगा, समझे। 0, अरे यार दिख ही नहीं रहा था है ना। इस चीज को अगर ऐसे ना समझ में आए ना, इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए। देखो इस चीज को जो है आप ऐसे समझ लीजिएगा, 1 मिनट भाई, इस चीज को ना, अरे चलो इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे प्राप्तांक x है, थोड़ा समझने के लिए बता रहे, ये f है ना, तो x है 20 है, और क्या है भाई 21 है, और क्या है 22 है, और क्या है आपका 23 24 25, इधर 23 है, इधर 24 है, और इधर क्या है 25 है। इतना क्लियर है ना। ये चीज है आपका f का मान जो है 1 3 5 7 4 3, 1 3 5 7 4 और 3, ये चीज है। अब देखो यहाँ सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ जो है ये कितना है तुम्हारा, सबको जोड़ दो तो 23 है। जब सी एफ संचयी बारंबारता निकालोगे तो देखो यहाँ 1 तो रहेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 3 23 हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से समझो, अभी ये भी पता चलेगा एक्चुअल में संचयी बारंबारता का काम क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन निकालना है। तो आपको पता है चतुर्थक विचलन बराबर होता है Q3 माइनस, अरे सॉरी Q3 माइनस Q1 का, ओ सॉरी अपान 2, Q3 माइनस Q1 अपान 2। फिर आपने कहा कि Q1 का मतलब होता है n+1 और अपान 4 होता है, और जो Q3 होता है वो होता है n+1, हाँ यहाँ वे पद रहेगा ना, वे पद, और यहाँ n+1 अपान 4, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 3 रहेगा, है ना। आप ऐसे पूरे का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वे पद रहेगा। समझ पाए बेटा, ये चीज आपका रहेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो n है ये आपका सिग्मा एफ है, n क्या है आपका सिग्मा एफ है। तो आपने सिग्मा एफ 23 आया, तो आप जब लिखेंगे अलग अलग निकाल कर इसमें रख देंगे हम। तो अगर Q1 का मान निकालेंगे तो 23 + 1 और अपान 4 वे पद का मान है ना, वे पद का मान, समझ पा रहे हैं ना। तो 23 1 24 मतलब छवें पद का मान आ जाएगा, है ना, छवें पद का मान, है ना। तो छवें पद का मान कैसे निकलेगा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 मतलब 1 तक 20 है ना, 1 से लेकर और 4 तक 21 है आपका, ध्यान देना ये चीज है ना। अब देखो हमेशा ये जो पद का मान x में से ही तो निकाला जाता है, लेकिन यहाँ ये घुमा कर दिया है, डायरेक्ट तो है नहीं। हाँ 1 से 4 तक कैसे, हाँ 1 से देखो 1 तक मतलब 0 का 20 है, 20 पर कोई नहीं, 1 पर 20 है, 1 से लेकर 4 तक आपके, है ना, मतलब 1 को छोड़ दो, है ना, 2 3 4 पर कितने 21 है, और 4 से मतलब 4 का तो इसी में आ गया, है ना, मतलब 5 का 6 का 7 का 8 का, और जो है 8 हाँ 9 का, 9 लेंगे तो 9 तक जो है 22 है ना। तो हमें चाहिए किसके बीच का मान 6, तो 6 किसके बीच, इन्हीं के बीच में होगा, और इनके बीच मतलब 22 होगा। अक्सर गलती क्या होती है, लोग 21 कर देते हैं, इस चीज को समझिएगा। 22 हुआ तो आपका यहाँ पर आ गया 22, यहाँ पर क्या आ गया आपका भाई, यहाँ समझे, यहाँ पर 22। अच्छा अगर Q3 आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आप क्या कहेंगे कि क्या कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आओ देखते हैं, तो अब जब इसमें
देखो 23 प्लस 1 अपान 4 और इसमें 3 से करेंगे, इसका मान तो 6 आएगा, तो 6 18 है ना, वें पद का मान है ना। तो जब 18वें पद का मान आप निकालोगे, 18वें पद का मान, और जब आप 18वें पद का मान निकालोगे तो बताइए क्या आएगा। 18वें पद का मान यहाँ देखिए, 9 से 16 तक 23 है, तो 16 से 20 के बीच में तो 18 है, मतलब 24 होगा। तो यहाँ पर क्या आया, 24 आया। अब आप इसमें रख देंगे, जब आप इसमें रखेंगे तो Q3 का मान 24 माइनस 22 और अपान 2 करेंगे, तो यहाँ 2 अपान 2 मतलब कितना आया, 1 आया। समझ में आया है ना, इतना क्लियर हुआ। तो भाई कहाँ गई कॉपी वाली देना। हाँ, तो आपने ये देखो, आपने ये देखा कि ये समझ में आया क्या, कैसे लगा, है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेते हैं, चतुर्थक विचलन गुणांक, है ना। एक क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, वो क्या रहता है, हाँ समझिएगा, चतुर्थक विचलन गुणांक, है ना। तो चतुर्थक विचलन गुणांक अगर कह दें, देखो चतुर्थक विचलन करेंगे तो Q3 माइनस Q1 अपान 2 करना, लेकिन अगर ये कह दें चतुर्थक विचलन गुणांक तो वहां पर आपको करना है, पहले चतुर्थक विचलन निकालना होगा। चतुर्थक विचलन गुणांक के लिए चतुर्थक विचलन में से विचलन को डिवाइड कर दो चतुर्थकों के माध्य से, किससे, चतुर्थकों के माध्य से। अब फिर प्रश्न आया कि चलो ठीक है, आपने बता दिया चतुर्थक विचलन तो हम निकाल लेंगे। अब प्रश्न है चतुर्थकों का माध्य कैसे निकालेंगे, ये भी तो प्रश्न है, चतुर्थकों का जो है माध्य कैसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो भाई, तो आप कहेंगे यहाँ चतुर्थकों, तो आपको ये पता है कि माध्य का मतलब कुल पदों की संख्या और अपान, पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। आप कहेंगे कि चतुर्थक विचलन जो बराबर होता है वो होता है, अभी आपने देखा था Q3 माइनस Q1 अपान 2 होता है, तो आप लिखेंगे Q3 माइनस Q1 और अपान में 2 लिखेंगे, और ये बड़ा सा अपान है ना। अब चतुर्थकों का माध्य, तो यहाँ आप कहेंगे 2 ही चतुर्थांक है, तो 2 चतुर्थांक का मतलब Q3 प्लस Q1, और जब ये 2 है तो अपान 2 करेंगे, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ बचा क्या, Q3 माइनस Q1 बचा, है ना, और अपान में बताओ बेटा यहाँ क्या बचा, Q3 प्लस Q1 बचा। इसका मतलब चतुर्थक विचलन गुणांक आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, Q3 माइनस Q1 और अपान Q3 प्लस Q1। समझ पाए, है ना। तो ये चतुर्थक विचलन गुणांक इससे निकलेगा, है ना। जैसे आपका अभी आपने देखा था, अगर इस क्वेश्चन का चतुर्थक विचलन आपने निकाला तो कितना आया, अपान 2 किया, है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन का हम चतुर्थक विचलन गुणांक निकालें, है ना, इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालें, चतुर्थक विचलन गुणांक निकालें, तो भाई वहां क्या करेंगे बताओ, चतुर्थक, ध्यान से देखना, चतुर्थक विचलन, हाँ चतुर्थक विचलन गुणांक, तो आप कहेंगे कि भाई होता है Q3 माइनस Q1 और अपान में होता है Q3 प्लस Q1। तो Q3 का मान कितना आया था, 24 आया, तो 24 माइनस 22 और अपान 24 प्लस 22, और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और अपान यहाँ पर कितना आएगा, 46 आएगा, मतलब 1/23 आपका आएगा चतुर्थक विचलन गुणांक आएगा। समझ पाए, 1/23 आपका क्या आएगा, चतुर्थक विचलन गुणांक आएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ, कभी कभी ये दे देंगे, इसको डेसिमल में दे देंगे, जब इसको डेसिमल में आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, जब इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो देखो, डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.0 है ना 43 सॉल्व करने पर इतना आएगा। तो ध्यान देना, अगर दशमलव में दिया हो तो आपको डिवाइड, अब डिवाइड करना तो आता ही है कि उसे भी बताएं, वो तो सही है ना, लगा ही नहीं। 23 हो जाएगा ना। तो ये चीज, अब देखो ये तुम्हारा समझ में आया भाई, चतुर्थक विचलन कैसे निकलेगा और चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकलेगा। एक बार इसको बकायदा अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ये तो गारंटी है ना। क्लियर हुआ, क्योंकि ये अच्छा खासा ये कंफ्यूजन वाला रहता है, चतुर्थक विचलन वाला लगता तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन जब लगाने बैठो
तो जो हवा टाइट हो जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, अब आते हैं माध्य विचलन की ओर। नहीं, अभी सब इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सी समझने की जरूरत है ना। तो देखो माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन, है ना। तो माध्य विचलन में अब यहाँ भी माध्य विचलन बराबर जो होता है आपका ये होता है सिग्मा, है ना। और यहाँ पर विचलन का जो है निरपेक्ष मान, यानी विचलन का मान नेगेटिव रहेगा, आपको पॉजिटिव कर देना है और सभी विचलनों को ऐड करना है। और अपान, है ना, अपान क्या करना है, n करना है। अपान क्या करना है, n करना है। क्लियर है ना। अब प्रश्न आता है d कैसे निकालते हैं। अब प्रश्न आता है कि d का मान कैसे निकालेंगे, है ना। d का मान जो है कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ समझो। देखो ये आपका फार्मूला होता है, n का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, कुल पदों की संख्या, है ना। n का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अगर आपका जैसे बारंबारता दिया गया हो तो n का मतलब हो जाता है सिग्मा f, जी सर। क्योंकि सिग्मा f से कुल पदों, अगर नहीं दिया गया है तो भाई अलग केस है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो d है, देखो ये सिग्मा d, ये इस d का मतलब समझो, है ना। इस d का मतलब हुआ निरपेक्ष मान। जैसे मान लो d के प्लेस पर -2 आया, और -2 को अगर निरपेक्ष मान के अंदर बंद कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये +2 है, बाहर करेंगे तो 2 ही रहेगा, है ना। हमेशा निरपेक्ष मान के बाहर जब कोई वैल्यू आता है हमेशा उसका मान प्लस में हो जाता है। और देखो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, समझो, एक एक पॉइंट समझो, है ना। एक बार टाइम लगेगा, कोई दिक्कत कभी भूलोगे नहीं। सिग्मा d का मतलब होता है d1, है ना, प्लस d2, है ना, प्लस d3 प्लस d4, मतलब जितना भी होगा उन सब का ऐड होता है। सिग्मा मतलब होता है ऐड करना होता है। जैसे मान लो अगर हम कहीं लिख दें सिग्मा x लिख दें, तो सिग्मा x का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब वहाँ जितना होगा आपका, है ना। इसी तरह भैया सिग्मा f, तो सिग्मा f का मतलब क्या होता है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ऐसे जितना रहेगा अकॉर्डिंग ऐसे चलता रहेगा। जैसे यहाँ सिग्मा f करना, तो ये सब f है, सबको ऐड किया गया, 1 3 1 4 और 5 4 9, 9 7 16 4 20 3 23, समझे। ये चीज हुआ आपका, है ना। अभी भी प्रश्न बनाइए d क्या है। देखो d क्या है, तो d जो है ना ये आपका, ये क्या है, d जो है विचलन है। d क्या आपका विचलन है। अब प्रश्न आता है d कैसे निकालते हैं, तो d निकालते हैं x माइनस कल्पित माध्य से निकाला जाता है। d किससे निकाला जाता है, x माइनस कल्पित माध्य से। अब फिर प्रश्न है कल्पित माध्य कहाँ से आ गया, है ना, कल्पित माध्य कहाँ से आ गया, x माइनस कल्पित माध्य आया। तो देखो कल्पित माध्य का मतलब होता है, देखो कल्पित माध्य का मतलब x में से चुना गया मान, है ना। कल्पित माध्य का मतलब होता है, क्या होता है,